अच्छा भाई, आज का जो हमारा डेटाबेस का टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे एसिड और बेस। ठीक है, एसिड और बेस सबको पता है भाई। इसकी थोड़ी एसिडिक नेचर होती है, बेसिक नेचर होती है। एसिड बहुत सारे होते हैं हमारे पास, H2SO4, HCl, सही है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये क्योंकि डेटाबेस का टॉपिक है तो ये वो केमिस्ट्री वाले एसिड बेस नहीं है। दरअसल ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनके जरिए हम मैनेज करते हैं अपने या जिनके जरिए उनकी परफॉर्मेंस मेजर होती है या इंटेग्रिटी देखी जाती है, या जिसके जरिए ये रूल से रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि एक आरडीबीएमएस को ये काम लाजमी करना है। तो ये जो एसिड है दरअसल ये होता है रिलेशनल डेटाबेस के लिए, ठीक है, यानी सीक्वल डेटाबेसेस के लिए। और बेस जो है वो दरअसल होता है नो सीक्वल डेटाबेसेस के लिए। ठीक है भाई, तो आरडीबीएमएस के लिए होता है एसिड और बेस होता है नो सीक्वल के लिए। अब ये एसिड और बेस क्या होता है, तो जैसे मैंने बताया ये कुछ रूल्स हैं। इनका बेसिक काम ये है कि जैसे ए, अगर मैं कहता हूं ए से एसिड में जो है वो होती है एटॉमिसिटी, ठीक है। बी से होता है, सॉरी बी तो है नहीं, सी से है कंसिस्टेंसी, ठीक है। आई से है आइसोलेशन और डी से है ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। सेम इसी तरह नो सीक्वल के अंदर बेस से है बेसिक अवेलेबिलिटी, ठीक है भाई। बी ए से बेसिक अवेलेबिलिटी, एस से है सॉफ्ट स्टेट, ठीक है, और ई से है इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। सही है भाई। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि ये क्या चीजें हैं, ठीक है भाई। अब इससे होता क्या है, दरअसल इसका मकसद क्या है, तो ये हकीकत में देखा जाए तो एक कुछ ऐसे रूल्स हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि अगर एक आरडीबीएमएस है तो उन्हें ये रूल फॉलो करने हैं, और अगर एक नो सीक्वल डेटाबेस है तो उसे ये रूल फॉलो करना है, ये चीजें उसमें होनी चाहिए या ये काम वो करे, ठीक है। अब हम देखते हैं इंडिविजुअली कि ये दोनों क्या चीजें हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर हम एसिड की बात करें, ठीक है, तो एसिड के अंदर रिलेशनल डेटाबेस में एक चीज हमने डिस्कस की थी और वो थी ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस हमें पता है क्या होती है। ट्रांजैक्शन मैंने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था। ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए जो क्वेरी होती है वो टीसीएल यानी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कहलाती है, कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है भाई। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के मकसद ये है कि ट्रांजैक्शन दरअसल होती क्या है, एसक्यूएल की क्वेरीज इंडिविजुअली तो हम रन कर देते हैं, लेकिन अगर मैं एक ट्रांजैक्शन क्या है जो कि स्टार्ट हो अगर ट्रांजैक्शन, तो उसके वहां से मैं एक एसक्यूएल की क्वेरी लगाता हूं जिससे मैं डेटाबेस में एक टेबल में इंसर्ट कर देता हूं, फर्ज करो किसी टेबल 1 में, ठीक है, और उसकी पूरी क्वेरी लिख देता हूं डाटा की। मजीद दूसरा उसके बाद एक और इंसर्ट की क्वेरी दे देता हूं, ठीक है। अब ये पूरी क्वेरी होगी कंप्लीट, डाटा दूसरे टेबल में इंसर्ट हो रहा होगा। तीसरा मैंने किसी टेबल में अपडेट करवा दिया डाटा, या तो टेबल 1 में या टेबल 3 में किसी में, ठीक है, उसकी पूरी क्वेरी दे दी यहाँ पर। उसके बाद मैंने कहा इसमें से किसी एक के अंदर एक रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, ठीक है भाई, हो सकता है वो टेबल 1 में से कोई रिकॉर्ड डिलीट हो रहा हो इस काम के बाद, ठीक है भाई। तो इस तरह जब ये सारे काम हो जाए तो मैंने फाइनली का ये ट्रांजैक्शन ऐड हुई और इसे आप कमेंट कर दो, ठीक है। तो ये जो स्टार्ट से लेकर एंड तक तमाम ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब इसमें मल्टीपल क्वेरीज हैं। तो ट्रांजैक्शन का मतलब यही होता है कि एक ग्रुप ऑफ क्वेरीज या मल्टीपल क्वेरीज को एक साथ बाइंड करके हम रख देते हैं, एक जगह ग्रुप बना देते हैं ट्रांजैक्शन तमाम क्वेरीज का, तो वो एक ट्रांजैक्शन कहलाती है, ठीक है। जरूरत उसकी क्यों पेश आई कि अगर हम इंडिविजुअली क्वेरीज रन करते हैं, तो मिसाल के तौर पे मैंने 2 क्वेरीज रन की और तीसरा काम मेरा उस पर डिपेंडेंट था, लेकिन वो किसी वजह से एरर आ गई और उसमें वो नहीं चल पाया, तो अब मेरे लिए ये दोनों काम बेकार हो गए।
अब मुझे ये वापस चेंजेस रिवर्ट करनी है, इन्हें चेंज करना है। तो अगर मेरी ये ट्रांजैक्शन नहीं होती और इंडिविजुअल क्वेरीज में चला रहा होता तो मुझे ये कहीं रिकॉर्ड रखना पड़ता कि ये मैंने इसमें जिसमें एरर आया है इससे पहले ये 2 क्वेरीज में चला चुका हूँ। तो मैं उन चेंजेस को दोबारा से क्लियर करता, अंडू करता और फिर जाकर मैं इसे दोबारा से पूरी ट्रांजैक्शन को चलाने की कोशिश करता, ठीक है, या कोई दूसरी ट्रांजैक्शन चलाता। लेकिन एटलीस्ट ये गलती आया हुआ डाटा अधूरा नहीं छोड़ता कहीं पे भी। नहीं, ऐसा नहीं होता कि 2 काम हो गए और 1 रह गया ऐसे, तो ये काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन का ये काम होता है कि अगर वो शुरू से लेकर एंड तक जितनी क्वेरीज गिवन है वो सब सक्सेसफुली चलेंगी, तभी वो चीज फाइनल कमिट होगी। कमिट का मतलब है वो फाइनली परसिस्ट होगी डेटाबेस में जाकर। परसिस्टेंस मैंने बताया था कि फिजिकली जो डेटाबेस में स्टोर हो रहा होता है वो परसिस्टेंस होता है, ठीक है। तो परसिस्ट करना यानी फिजिकली एट द एंड जाकर डेटाबेस स्टोर होगा, डेटाबेस में स्टोर होगा फिजिकली या परमानेंटली, ठीक है। अब यहां पर मेन चीज ये है कि ट्रांजैक्शन शुरू हुई, उसमें कुछ क्वेरीज चली, कुछ में एरर आ गया, वो वापस रिवर्ट हो जाएगी, यानी इस चीज को हम कहेंगे ये रोल बैक हो जाएगी। रिवर्ट हो जाएगी या रोल बैक हो जाएगी। रोल बैक का मतलब क्या है, वो वापस रिवर्ट हो जाएगा सब कुछ। अब वो वापस उस स्टेट पे पहुंच जाएगा जैसे कोई भी एक क्वेरी नहीं चली है। लेकिन अगर कोई एरर नहीं आया, यहां से यहां तक ये सक्सेसफुली चल गया, तो ये एंड होगा, तो ये कमेंट कर देगा, ठीक है। और किसी एंड पे भी कोई एक इशू आ गया यहाँ पर, तो वो वापस ऊपर जाकर रोल बैक कर देगा उसे। रोल बैक का मतलब सारी जितनी ट्रांजैक्शन में इसके अंदर जितनी क्वेरी चली है वो सब रिवर्ट हो जाएगी, और अब वो डेटाबेस में इनमें से कुछ भी स्टोर नहीं होगा। नेक्स्ट कोई ट्रांजैक्शन हम चला सकते हैं या कुछ और क्वेरीज चला सकते हैं या इसको ही सही करके दोबारा से चला सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये ट्रांजैक्शंस का काम होता है जिसमें अगर सक्सेसफुल बहुत सारी क्वेरीज एक साथ ग्रुप बनाएंगे, वो चल जाएंगी तो कमिट हो जाए, एरर आ जाए तो वो रोल बैक हो जाए, ठीक है। तो यही बात समझने के बाद अगर अब हम एसिड को डिस्कस करते हैं कि दरअसल एसिड क्या है, तो एसिड में जो हमने सबसे पहली बात की एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मकसद ही दरअसल यही था कि अगर रिलेशनल डेटाबेस है तो वो कोई एक ट्रांजैक्शन अगर चलाएगा तो वो अगर ट्रांजैक्शन के अंदर दी हुई तमाम क्वेरीज सक्सेसफुली रन हो जाएंगी तभी वो कमिट करेगा, वरना वो रोल बैक कर देगा, ठीक है। तो एटॉमिसिटी का मकसद ये है या तो ऑल रन होगा या फिर कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। या तो सक्सेसफुली कमिट होगा, सारी ट्रांजैक्शन चलेंगी, सारी क्वेरीज चलेंगी ट्रांजैक्शन की। अगर ट्रांजैक्शन में कोई इशू आया, कोई एक भी नहीं चला, तो कुछ भी नहीं चलेगा, डेटाबेस में कुछ भी सेव नहीं होगा, सही है भाई। तो ये बात समझ में आ गई यहाँ पे एटॉमिसिटी कि अगर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन चलेगी तो ही डेटाबेस में कमिट होगा, वरना सब रिवर्ट हो जाएगा या रोल बैक हो जाएगा, ठीक है। तो एटॉमिसिटी का मतलब यही है कि रिलेशनल डेटाबेस वो कहलाएगा या वो होगा जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि वो एक ट्रांजैक्शन को रिवर्ट कर सके अगर उसमें कोई इशू आए, और अगर कोई इशू ना आए तो वो सक्सेसफुली उसे कमिट कर दे फिजिकली डेटाबेस में, ठीक है भाई। दूसरी चीज हमारे पास है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि हमारे पास डेटा इंटेग्रिटी या डेटा इंटेग्रिटी का मतलब है डेटा वैलिडेशन, ठीक है भाई। इंटेग्रिटी का मतलब है डेटा सही फॉर्मेट में हो, ठीक है, सही हो, बिल्कुल वैलिड डेटा हो, यही चीज डेटा वैलिडेशन है। कि अगर फर्स्ट करो बताया गया कि भाई इंटीजर डेटा है तो स्ट्रिंग ना आए तो स्ट्रिंग एंटर ना हो, और वो उसे वैलिडेट कर सके कि भाई ये स्ट्रिंग है, इसमें एंट्री ना करो, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब यही है कि आसान जबान में डेटा इंटेग्रिटी और वैलिडेशन को दिमाग में रखते हुए कि वैलिड डेटा स्टोर हो, ठीक है। यानी डेटाबेस में एट द एंड जो डेटा जाकर स्टोर हो रहा है वो वैलिड फॉर्मेट है, ऐसा ना हो कि कहीं कोई इनवैलिड डेटा अवेलेबल हो। इसमें ये भी चीज हो सकती है कंसिस्टेंसी, एक तो वैलिड डेटा स्टोर हो, दूसरी तमाम जगह पर वैलिड ही डेटा शो भी हो। मिसाल के तौर पे एक फील्ड है, उसमें एक यूजर ने एज की फील्ड है, इसमें यूजर ने एक 20 वैल्यू इंसर्ट की, ठीक है। तो ये यूजर 1 ने 20 वैल्यू इंसर्ट की यहाँ पर, और दूसरा यूजर उसे व्यू कर रहा है, ठीक है भाई, तो उसे 20 वैल्यू दिख रही है। अगर ये इसे दोबारा से अपडेट करके इसे 22 करता है तो ये डेटा वैलिडेशन का रूल या कंसिस्टेंसी ये कहलाएगी कि ये यूजर 2 को दोबारा 22 ही दिखे, ऐसा ना हो ये डाटा इसके पास 20 ही पहुंच रहा है। जो वैलिड डाटा है, जो अपडेटेड डाटा है या बिल्कुल रिसेंट डाटा है, वही यूजर को मिले,
तो यही चीज कंसिस्टेंसी होती है कि वैलिड डाटा डेटाबेस में स्टोर हो और वो तमाम यूजर को प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो एटॉमिसिटी का मतलब हम समझ गए, एक ट्रांजैक्शन में मल्टीपल क्वेरीज सारी रन हो, नहीं तो कोई एक भी ना चले। ठीक है, कंसिस्टेंसी, वैलिड डाटा स्टोर हो और वैलिड ही डाटा दूसरों को मिले, कहीं ऐसा ना हो कि डाटा कुछ अपडेट हुआ हो और मिल दूसरों को कुछ और रहा हो। ठीक है, ये चीज कंसिस्टेंसी हो गई। तीसरी चीज हमारे पास आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब है एक ट्रांजैक्शन रन हुई और दूसरी ट्रांजैक्शन पर वो कतई अफेक्ट ना करे। मिसाल के तौर पे एक ट्रांजैक्शन 1 रन हुई है, 1 रन हुई और एक ट्रांजैक्शन 2 रन हुई, तो ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि ट्रांजैक्शन 1 रन होने से ट्रांजैक्शन 2 की कोई चीज खराब हो जाए, या ट्रांजैक्शन 1 रन हो गई उसके बाद जब ट्रांजैक्शन 2 चली तो उसे वो चीज नहीं मिल रही, या वो चीज को खत्म कर दे, वो रिवर्ट कर दे जो ट्रांजैक्शन 1 ने की है। ठीक है, तो ऐसी दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट हो, कोई किसी पर इफेक्ट ना कर रही हो, दोनों आइसोलेटेड हो। तो यही चीज है कि हर ट्रांजैक्शन आइसोलेटेड हो, तो इसको चीज को कहते हैं आइसोलेशन। तो लाजमी सी बात है एक रिलेशन डेटाबेस में ये चीज भी होनी चाहिए कि वो अलग अलग ट्रांजैक्शन को आपस में आइसोलेट रखे, एक का इफेक्ट दूसरे पे ना हो। ठीक है, आइसोलेशन के बाद आखिरी चीज है हमारे पास ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है? ड्यूरेबिलिटी का मतलब यह है कि जो डाटा अगर किसी एक ट्रांजैक्शन ने ट्रांजैक्शन 1 रन हुई, उसने एक इंसर्ट किया और एक अपडेट किया, ठीक है, और एक चीज को डिलीट किया फर्ज करो, और उसके बाद जब उसने कमिट किया तो वो डाटा फिजिकली तौर पर परसिस्ट हुआ हो। ठीक है भाई, ऐसा ना हो कि वो इंसर्शन की, अपडेट की, डिलीट किया और फिर जब डाटा कमिट हुआ तो डेटाबेस में जब वो पहुंचा तो पता चला अपडेट वाला काम हुआ ही नहीं था, वो खाली इंसर्ट करके डिलीट ही हुआ बस, तो कोई एक काम अधूरा रह गया। ठीक है, यानी एक तरह से ये वही बात हो गई जो एटॉमिसिटी वाली है, लेकिन एटॉमिसिटी का मतलब है वो सब सक्सेसफुली रन हो, लेकिन सक्सेसफुली रन होने के बाद हो सकता है कमिट होते वक्त किसी सूरत से डेटाबेस में ये चीज स्टोर ना हो पाए। ठीक है, तो चीज ये कहलाएगी ड्यूरेबल नहीं है वो। ठीक है भाई, लेकिन अगर वो सक्सेसफुली स्टोर भी वही चीज कर रहा है जो चीज वो रन कर रहा है, तो कहा जाएगा हाँ भाई ये ड्यूरेबल डेटाबेस है। तो ऐसे रिलेशन डेटाबेस में ड्यूरेबिलिटी का होना जरूरी है कि जो चीज ट्रांजैक्शन जो सक्सेसफुली कमिट हो गई, चल गई, तो लाजमी उसको डेटाबेस में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो किसी वजह से वो डाटा डेटाबेस में मिले ही ना। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं जो रिलेशनल डेटाबेस में होनी चाहिए। ठीक है, यानी सीक्वेंस डेटाबेस में होनी चाहिए हमारे पास एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी का मतलब ट्रांजैक्शन के अंदर मल्टीपल क्वेरीज सक्सेसफुल चल जाएं, तमाम की तमाम सक्सेसफुल चलें तो ही वो ट्रांजैक्शन कमिट हो, डेटाबेस में जाए। कंसिस्टेंसी में वैलिड डाटा जो है वो यूजर को मिले भी और डाटा में भी वही वैलिड डाटा जाए, डेटाबेस में कुछ और डाटा ना जाए इनवैलिड। ठीक है, आइसोलेशन, हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट अलग अलग रहे, आइसोलेटेड रहे ट्रांजैक्शन, एक दूसरे पे इफेक्ट ना करें। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी, जो डाटा सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन चल गई है वो फाइनली डेटाबेस में कमिट भी हो और परसिस्ट भी हो, डेटाबेस में अवेलेबल भी हो, फिजिकली स्टोर हो डेटाबेस में। ऐसा ना हो कि ट्रांजैक्शन चली लेकिन डेटाबेस में ना हो। ठीक है भाई, तो एसेट तो ये होता है इसमें। इसके बाद देख लेते हैं बेस क्या होता है। बेस दरअसल होता ही NoSQL डेटाबेस के लिए है। ठीक है भाई, उसका रूल क्या है? NoSQL हमें पता है डेटाबेस क्या होता है, दरअसल एक डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में होता है। सही है, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में क्यों होता है कि उसके मल्टीपल बैकअप्स बने हुए होते हैं कि एक सर्वर 1 यहाँ है, सर्वर 2 यहाँ है, सर्वर 3 यहाँ है। तो अगर ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर एक डेटाबेस यहां रन हो रहा है, सही है, लोग उससे कनेक्टेड हैं, डाटा मिल रहा है, तो वो अपने पास बैकअप के तौर पे या रिडंडेंसी के तौर पे, रिडंडेंसी यानी बैकअप, ठीक है, तो रिडंडेंसी के लिए वो अपने पास मुख्तलिफ सर्वर और अपडेट कर लेता है। ठीक है, तो हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वे में कि डाटा यहां भी स्टोर है, यहां भी स्टोर है और यहां भी स्टोर है। ठीक है, तो मल्टीपल वो मेंटेन खुद भी कर सकता है, यूजर भी कर सकता है। तो कोई यूजर हो सकता है वो यहां से कनेक्टेड हो, वो यहां से एक्सेस कर रहा हो, तो कोई यूजर हो सकता है वो इस डेटाबेस से कनेक्टेड हो और वो यहां से एक्सेस कर रहा हो डाटा, और सब जगह एक सा डाटा मौजूद हो। ठीक है,
अगर ये एक सा डाटा उस वक्त रियल टाइम में अपडेट ना हो तो भले कुछ देर बाद अपडेट हो जाए, लेकिन एट द एंड अपडेट जरूर हो। यही हमारा बेस का रूल है, ठीक है। इसमें हम यही वजह है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता है NoSQL जब भी वो बड़े लार्ज अमाउंट को हैंडल भी कर सकता है, ठीक है। इस चीज को हम सही से अगर यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहली चीज इसमें है बेस में B और A यानी बेसिक अवेलेबिलिटी। बेसिक अवेलेबिलिटी का मतलब ये है B और A से बेसिक अवेलेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए डेटाबेस अवेलेबल हो यूजर को। जैसे मैंने कहा मल्टीपल सिस्टम बनाए जाते हैं अलग अलग S1 S2 S3। इसका मकसद ही यही है कि ये आपस में एक दूसरे का बैकअप बनाएं। तो अगर बाय चांस ये यूजर 1 एक्सेस कर रहा है इस डेटाबेस को और ये सर्वर फेल हो जाता है तो यूजर को ये ना लगे कि डेटाबेस खत्म हो गया, वो यहां से इसके जरिए उसे ऑटोमेटिकली शिफ्ट होकर यहां से डाटा मिलने लगे, डेटाबेस अवेलेबल हो यूजर के पास। ऐसा ना हो किसी सूरत से अगर कोई कनेक्शन खत्म हो तो वो अवेलेबिलिटी खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये चीज कहलाती है बेसिक अवेलेबिलिटी के किसी सूरत से फेलर नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। फेलर नहीं होना चाहिए इसका मतलब डेटाबेस अवेलेबल होना चाहिए हर हाल में, भले वो डाटा कंसिस्टेंट हो या नहीं, ठीक है भाई। कंसिस्टेंसी हमने देखा था लास्ट टाइम, अभी इसमें थोड़ा पहले अभी एसिड में, कि कंसिस्टेंट का मतलब है सब जगह एक सा डाटा होना चाहिए। तो इसमें यही चीज है कि कंसिस्टेंसी भले ना हो लेकिन अवेलेबल जरूर हो। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि बेसिक अवेलेबिलिटी, एटलीस्ट यूजर को डेटाबेस मिले भले वो डाटा कैसा भी हो, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास यहां पर आ गई S, उससे है सॉफ्ट स्टेट। सॉफ्ट स्टेट का मतलब यह है कि जिस तरह हम कह रहे थे वैलिडेशंस होनी चाहिए कंसिस्टेंसी के साथ एसिड के अंदर और वैलिड डाटा ही डेटाबेस में स्टोर हो, तो बिल्कुल ये यहां पर ये है कि सॉफ्ट स्टेट हो। इसका मतलब डेटाबेस में डाटा वैलिडेशन का कोई ताल्लुक ना हो। इसका मतलब कोई वैलिडेशन ना हो, डाटा जो भी हो बस इंसर्ट हो जाए एट द एंड, ठीक है। तो वैलिडेशंस ना देखी जाए, इसका मतलब यही हुआ कि मिसाल के तौर पे एक यूजर यहां पर दो सर्वर हैं S1 S2, एक से यूजर 1 यहां पर एक्सेस कर रहा है, एक यूजर 2 यहां एक्सेस कर रहा है इसे। यहां से यूजर ने एक एज का कॉलम है, फर्ज करो एज की फील्ड की है, उसके साथ जो वैल्यू दे दी यूजर ने वो फर्ज करो 20 थी, तो यहां भी अपडेट हो गई, सही है 20, और ये यूजर इसे रीड कर रहा है, उसे 20 मिल रही है, यहां से इसने इंसर्ट किया 20। लेकिन हो सकता है यहां पर ये जो रिडंडेंसी हो रही है या बैकअप हो रहा है डेटाबेस का आपस में, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाए, जिसकी वजह से हो सकता है ये यूजर 1 इस 20 को अपडेट कर 22 कर दे और इस यूजर को 20 ही मिलता रहे और ये यहां से यहां अपडेट होने में थोड़ा टाइम लग जाए। तो ये उसके बावजूद भी क्या हो, ये इसे डाटा जो मिलेगा 20 वो मिल सकता है। तो ये वैलिड डाटा नहीं है लेकिन फिर भी अवेलेबल होगा यूजर को। तो यही चीज है कि डेटाबेस सॉफ्ट स्टेट में है, उसमें वैलिडेशन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा और हो सकता है वो डेटाबेस को समझ रहा हो कि भाई सक्सेसफुली डेटाबेस सही है, मेरे पास 20 केज है, और थोड़ी देर बाद भले उसने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं भी किए इस यूजर ने, लेकिन अचानक से वो डेटाबेस इसके पास आए और वो थोड़ी देर बाद 22 हो जाए। तो ये क्या है, सॉफ्ट स्टेट है डेटाबेस की, वो कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल जगह से स्लोली या कुछ एक खास टाइम के बाद, टाइम लिमिट का कुछ पता नहीं है, वो एक दिन, एक घंटा, एक साल, एक महीना, कभी भी आकर वो, इतना तो टाइम नहीं लगेगा, लेकिन कभी भी आकर वो डेटाबेस में दोनों सर्वर्स के ऊपर वो सेम डाटा कमिट हो सकता है आकर, ठीक है। तो दोनों में सेम हो जाएगा, इसका मतलब वो कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी एक टाइम के बाद होगी, ठीक है। यही वजह है कि वो कभी भी अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, इसीलिए उसे सॉफ्ट स्टेट कहा गया और इसमें कोई वैलिडेशन भी नहीं है, ठीक है। तो यही वजह है कि NoSQL डेटाबेस में हम वैलिडेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, बस अवेलेबल होना चाहिए डाटा। और सॉफ्ट स्टेट है इसलिए वो कभी भी स्टेट चेंज कर सकता है, कोई चीज कुछ है तो हो सकता है थोड़ी देर के बाद वो अपडेट हो जाए, ठीक है। तो मल्टीपल जगह से क्योंकि कुछ टाइम के बाद भी अपडेट हो सकता है। सेम यही चीज थोड़ा सा एक्सटेंड करी तो इसमें एक चीज आ गई, इवेंचुअल ई से इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। तो यही जो बात हमने अभी थोड़ी देर पहले करी कि ये जो हमारे पास दो सर्वर थे S1 और S2, इसमें दोनों यूजर ने 1 और 2 ने डाटा
यूज किया इसने डाटा कमिट किया, यहाँ से इस तक पहुंचेगा डाटा, ठीक है। इसने एज की वैल्यू को 22 कर दिया, लेकिन इसके पास एज की वैल्यू अभी भी 20 आ रही है, ठीक है। सॉफ्ट स्टेट है अभी, हो सकता है ये चेंज हो जाए बाद में, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए ये कंफर्म है कि ये चेंज जरूर होगा, यानी कंसिस्टेंसी आएगी लेकिन वो इवेंचुअल होगी, कभी भी हो सकती है, ठीक है। तो यही वजह है कि इसकी सॉफ्ट स्टेट है। सॉफ्ट स्टेट इसीलिए क्योंकि इवेंचुअल कंसिस्टेंसी है, कभी भी, या हो सकता है इसने अपडेट किया हो कुछ टाइम के बाद, 1 मिनट 10 मिनट के बाद जाकर वो अपडेट होकर 22 हो जाए। तो यही चीज इवेंचुअल कंसिस्टेंसी है कि चाहे कुछ भी हो जाए डेटा बेस कंसिस्टेंट स्टेट में आएगा जरूर, चाहे वो इवेंचुअली हो, किसी के खास टाइम के बाद जाकर हो, उस टाइम की लिमिट कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है सर्वर पर, आर्किटेक्चर पर। तो यही वजह है कि इवेंचुअल कंसिस्टेंसी का मतलब है डेटाबेस में डाटा कमिट होगा जरूर, कंसिस्टेंट होगा, यानी तमाम सर्वर्स जो हैं वो एक सेम लेवल पे आ जाएंगे, सेम कंसिस्टेंट हो जाएंगे एक खास टाइम के बाद। तो यही चीज कहलाती है इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, ठीक है। और इसकी वजह से अलग अलग डाटा कभी भी चेंज हो सकता है, और कोई वैलिडेशन है कोई नहीं है, कोई वैलिडेशन नहीं है उसमें, कोई डाटा वैलिड मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा है। तो यही चीज है कि सॉफ्ट स्टेट, ठीक है। और एट द एंड अवेलेबल है यूजर को डाटाबेस, तो ये बेसिक अवेलेबिलिटी, ठीक है भाई। तो नो सीक्वल में ये बेस का बेसिक रूल यही है कि या तो डाटाबेस कुछ भी हो जाए अवेलेबल हो, इसलिए बेसिक अवेलेबिलिटी हो, सॉफ्ट स्टेट हो यानी वैलिडेशंस भले ना देखी जा रही हो, बस डाटा मिल जाए यूजर को, तो चाहे वो वैलिड डाटा नहीं था लेकिन बाद में खुद ब खुद अपडेट हो गया, तो किसी भी वक्त डाटा अपडेट हो सकता है, ठीक है। तो डाटाबेस एक सॉफ्ट स्टेट में है, किसी भी चीज को हम फाइनल नहीं समझ सकते, ठीक है भाई। तो और दूसरी बात इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी का मतलब है कि चाहे कोई डाटा अपडेट किया है तो भले कितने भी टाइम के बाद हो, वो डाटा सब जगह कंसिस्टेंट हो जाएगा, सारे सर्वर्स पर वो एक लेवल पे आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये नो सीक्वल पे बेस रूल होता है इसका, ठीक है भाई। तो एसिड और बेस अब मुझे लगता है थोड़े बहुत क्लियर तो हो गए होंगे।